नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य के एक बहुत ही जाने पहचाने छंद दोहा की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, दोहा तो सबने सुना ही है। बिल्कुल। और हमारे हाथ लगी है रमेश चौहान की किताब दोहा शिल्प विधान और प्रकार। तो इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। अच्छा, रमेश चौहान जी की किताब, हाँ, काफी काम किया उन्होंने इस पे। तो आज का मिशन है इस किताब की मदद से समझना कि भाई एक दोहा बनता कैसे है, इसकी आत्मा क्या है। सही। हमारे पास देखिए तुलसीदास, कबीर, जायसी और खुद रमेश चौहान जी के भी दोहे हैं उदाहरण के तौर पर। हाँ, तो उदाहरणों से बात ज्यादा साफ होगी। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये दोहा आखिर दिखता कैसा है, मतलब इसकी बनावट क्या है। हाँ, तो देखिए, बनावट वैसे तो सीधी है पर नियमों से बंधी हुई है। इसमें 2 पंक्तियां होती हैं, ठीक, जिन्हें पद कहते हैं। 2 पंक्तियां, हाँ। और हर पंक्ति, हर पद में 2 हिस्से होते हैं, उन्हें चरण कहते हैं। तो कुल मिला के हो गए 4 चरण। अच्छा, 2 पद 4 चरण। और इसमें कुछ नाम भी हैं शायद, विषम और सम। जी हाँ, बिल्कुल। पहले और तीसरे चरण को कहते हैं विषम चरण और दूसरे और चौथे को सम चरण। विषम सम, ठीक है। 2 पंक्तियां, 4 चरण। और मैंने सुना है कि इसमें मात्राओं का, मतलब वो सिलेबल्स का वजन, उसका कोई पक्का हिसाब किताब होता है। बिल्कुल, यही तो इसका कह सकते हैं गणितीय आधार है। जो विषम चरण है पहला और तीसरा, उनमें होती हैं 13-13 मात्राएं। 13-13। और जो सम चरण है दूसरा और चौथा, उनमें होती हैं 11-11 मात्राएं। 11-11, तो 13-11, 13-11, कुल 48 मात्राएं। हाँ, कुल 48। और ये मात्राएं गिनते कैसे हैं वो भी समझना जरूरी है। छोटा स्वर अ, ई, उ, उसकी एक मात्रा जिसे लघु कहते हैं, निशान है खड़ी पाई। लघु, हाँ। और बड़ा स्वर आ, ई, उ या फिर कोई संयुक्त अक्षर से पहले वाला, वो होता है गुरु, 2 मात्राएं। निशान है अवग्रह जैसा। अड़ा। गुरु ड़। समझ गया। तो किताब में इसका कोई उदाहरण भी है, गिन कर दिखाया हो। हाँ, किताब में तुलसीदास जी का वो प्रसिद्ध दोहा है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसे लेकर मात्राएं गिनी भी गई हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, इसमें 13 मात्राएं बैठती हैं। श्री गुरु हो गया, गु लघु रू लघु, हाँ 13। और अगला हिस्सा निज मनु मुकुर सुधारी, उसमें 11 मात्राएं। सुधारी में री लघु पे खत्म, हाँ 11। तो 13 और 11 का ये जो पैटर्न है, ये काफी अनोखा लगता है। किताब में कुछ अंदाजा है कि यही गिनती क्यों चुनी गई होगी, शायद कोई लय बनाने के लिए। देखिए, किताब सीधे सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देती, पर ये जो कॉम्बिनेशन है 13 और 11 का, ये दोहे को उसकी एक खास, थोड़ी ठहर कर चलने वाली लय देता है। एक ठहराव। हाँ, जो शायद कोई गंभीर बात कहनी हो या कोई नीति समझानी हो, उसके लिए ज्यादा मुफीद रही होगी। लेकिन ये सिर्फ मात्राओं की गिनती ही सब कुछ नहीं है, शब्दों के इस्तेमाल पर भी कुछ बंदिशें हैं। अच्छा, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि शब्द कौन से इस्तेमाल करने हैं, कहाँ करने हैं, इस पर भी नियम है। हाँ, कुछ बहुत अहम नियम हैं जो इन उदाहरणों को देखने से साफ होते हैं। एक तो ये कि विषम चरण, यानी पहली और तीसरी लाइन का शुरुआती हिस्सा, वो कभी भी जगण से शुरू नहीं हो सकता। जगण, वो क्या होता है? जगण का मतलब है लघु गुरु लघु का पैटर्न, मतलब ल गुरु ल। ये पैटर्न शुरू में नहीं आ सकता। अच्छा, लघु ल से शुरुआत नहीं होगी, क्यों? कोई वजह? ऐसा लगता है कि ये नियम दोहे को शुरू में एक स्थिरता, एक वजन देता है। मतलब वो उछाल भरी शुरुआत से बचता है। ठीक है, स्थिरता के लिए। और विषम चरण का जो अंत है, वो या तो रगण ल गुरु ल से होना चाहिए, या फिर नगण 1 लघु 2 लघु से। अंत के लिए भी नियम। और समचरण, मतलब दूसरी और चौथी लाइन के हिस्से। हाँ, समचरण का अंत हमेशा गुरु लघु ल गुरु पर होना चाहिए। ये बहुत पक्का नियम है। गुरु लघु मतलब अंत में एक वजनदार अक्षर और फिर एक हल्का। बिल्कुल। और चौथा नियम जो काफी जाना पहचाना है, दोनों समचरणों के आखिर में तुक मिलनी चाहिए, राइम। हाँ, तुकबंदी। हाँ, जैसे उदाहरण में था सुधारी और चारी या अनेक और एक। सही पकड़ा। सुधारी, चारी, अनेक, एक, खेल, तेल, ये सब तुक हैं। वाह, तो शुरुआत का नियम, अंत के अलग अलग नियम, तुकबंदी। क्या और भी कुछ है? एक और है जो काफी बारीक है पर बहुत जरूरी। चारों चरणों की जो 11वीं मात्रा है, वो हमेशा लघु ही होनी चाहिए। 11वीं मात्रा हमेशा लघु?
ये तो बड़ी टेक्निकल बात हो गई। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन लगता है कि ये नियम हर चरण के अंत में एक खास किस्म का उतार, एक फ्लो पक्का करता है। तो ये सारे नियम मिलकर ही दोहे को वो रूप देते हैं जिसे हम पहचानते हैं। तो मात्रा, तुक, शब्दों के शुरू अंत के पैटर्न, 11वीं मात्रा का लघु होना, ये सब मिलके एक बहुत ही जटिल लेकिन सुंदर सी संरचना बनाते हैं। पर किताब में ये भी जिक्र है कि सिर्फ 48 मात्राओं के अंदर भी गुरु और लघु की गिनती के आधार पर दोहे के कई प्रकार हो जाते हैं। ये कैसे? जी हाँ, और ये बात बाकी बहुत दिलचस्प है। लेखक ने क्या किया है, उन्होंने कुल 48 मात्राओं में गुरु और लघु की अलग-अलग संख्या के आधार पर दोहे के 23 प्रकार गिना दिए हैं। 23 प्रकार, सिर्फ गुरु लघु की गिनती बदलकर। हाँ, ये दिखाता है कि नियमों का ढांचा तो वही है, पर उसके अंदर कवि कैसे अलग-अलग मूड या टेक्सचर आप कह सकते हैं, वो पैदा कर सकते थे। कोई उदाहरण है इन प्रकारों का? कुछ नाम वगैरह? हाँ, जैसे एक छोर पर है भ्रमर दोहा। इसमें 22 गुरु हैं और सिर्फ 4 लघु। सोचिए कितना भारीपन होगा इसमें। 22 गुरु? हाँ, काफी वजनदार लगता है सुनने में। और दूसरे छोर पर है सर्प दोहा। इसमें एक भी गुरु नहीं, सिर्फ 48 की 48 लघु मात्राएं हैं। हाँ, सब लघु। तो ये तो बहुत तेजी से बहता होगा। हाँ, शायद एक तेज फिसलती हुई सी लय बनती होगी। हालांकि सर्प दोहा में एक पैच है। अंत में 3 लघु 1, 2, 3 इस तरह आते हैं कि वो गुरु लघु जैसा सुनाई दे, ताकि वो समचरण के अंत वाला नियम बना रहे। अच्छा, नियम का पालन भी हो गया। और इनके बीच में बहुत सारे रोचक नाम हैं। मंडूक दोहा, मरकट दोहा, हंस, कच्छप। हर एक में गुरु और लघु का अनुपात अलग अलग है। मंडूक, मरकट, कछुआ। वाह! तो ये दिखाता है कि दोहा सिर्फ 2 पंक्तियों का एक छंद भर नहीं है, बल्कि इसके अंदर नियमों की सटीकता और रचनात्मक आजादी का एक गजब का संगम है। निश्चित रूप से एक तरफ इतना पक्का गणितीय ढांचा है और दूसरी तरफ उसी ढांचे में भाव और लय को बदलने की इतनी सारी गुंजाइश। ये कमाल है। ये दिखाता है कि हमारी जो पारंपरिक काव्य परंपराएं हैं, वो कैसे संरचना और अभिव्यक्ति के बीच एक संतुलन साधती थी। बिल्कुल, नियम एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक आधार देते हैं, लेकिन जैसा इन 23 प्रकारों से पता चलता है, रचनात्मकता के लिए अपनी बात को अलग ढंग से कहने के लिए भी भरपूर जगह छोड़ी गई थी। सही कहा। तो चलिए आज की इस बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। कि दोहे के इन सख्त नियमों और इसकी निश्चित संरचना को देखते हुए ये छंद किस तरह के विचारों, भावों या शायद कहानियों को कहने के लिए सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है। क्या ये पात्र यानी छंद का ये जो फॉर्म है, ये उसमें कही जाने वाली बात, कंटेंट के स्वरूप को भी किसी तरह प्रभावित करता है? सोचने वाली बात है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए।